तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 क्यूरियोसिटी बुक, साइंस बुक की हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो ये चैप्टर का फर्स्ट सेशन जो किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसका वीडियो तो ज़रूर देख लेना। और मैं चाहूँगा कि जितने भी पॉइंटर्स आ रहे हैं, जो भी पीपीटी में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि पढ़ते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत इजी तरीके से लिखे हुए हैं, अगर आप उसको पढ़ भी लोगे तो भी समझ जाओगे, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि ये डिसीज जो है कौन कौन से वे से ट्रैवल कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, एक से दूसरी जगह फैल सकते, स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो आप देखिएगा ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को। इसके पहले हमने उधर एंड किया था स्प्रेड ऑफ डिसीज पे, तो बहुत मज़ा आने वाला। तो हमने देखा था कि कैसे कैसे मॉस्किटोज हैं जो इधर से उधर जा सकते हैं। लेट्स सी कि common ways of spreading this diseases means you are not feeling easy, means disease. So अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो क्या है, तुम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो communicable diseases are caused due to pathogens, है ना, उनके जो पैथोजेंस हैं उससे ये कम्युनिकेबल डिसीज जो है फैलते हैं। तो पाइथोजेंस एंटर बॉडी, जो पाइथोजेंस बॉडी में जाते हैं, आपने देखा होगा कोविड के दौर पे हाथ मिलाने से भी एंटर कर जाता था, तो दूर रहने के लिए बोला जाता था। एयर से भी अगल बगल वाले को हुआ तो दूसरे जन को फैल गया। तो आप देखते थे कि फैलता है बाई एयर, बाई वाटर, पानी से भी फैलता है, ब्रीथ लेने से भी फैलता है। पहले तो ऐसा है कि जो एयर ब्रीथ करते हो उससे फैलता है, एयर में वो पाइथोजेंस जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं कुछ कुछ, उसके पाइथोजेंस एयर में भी कम्युनिकेबल होते हैं, तो एयर में चले जाते हैं। उससे जब आप ब्रीथ करोगे तो आपके अंदर भी, आपके शरीर में भी वो एंटर कर सकता है पैथोजेंस, ठीक है। तो उससे वो डिसीज एक से दूसरे पर्सन तक जा सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है। कैन एंटर थ्रू कम्युनिकेटेड, अब खाना एक साथ खा रहे हो लेकिन एक सामने वाले को सर्दी हुई है या फ्लू हुई है, कम्युनिकेबल डिसीज है, तो वो खाने के एक साथ में खाना खा रहे हो तो उधर से भी आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। खाने के थ्रू भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पैथोजेंस है जो खाने के दौर में भी, खाने के टाइम में भी, खाने के थ्रू आपके अंदर एंटर कर सकते हैं, तो खाने से भी फैल सकता है। So that food is what? Contaminated food. That food is what? Contaminated food. So all communicable diseases are caused by pathogens. Pathogens can enter the body through air we breathe, can enter through the contaminated food or water consumption. जो पानी पीते भी हो, अगर वो कंटामिनेटेड है पैथोजन से, तो आप वो वाटर के थ्रू भी आपके बॉडी में वो चला जा सकता है और वो डिसीज क्रिएट कर सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेकिंग हैंड। सो आप हाथ मिलाते हो, सामने वाले को सर्दी है उसने, तो उसके जो पैथोजन रहेंगे वो हाथ में लगे हुए रहेंगे, उसके हाथ के थ्रू जब आप लोगे तो आपके अंदर भी चला जाएगा। सो जब हैंड शेकिंग करते हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो स्प्रेड हो सकते हैं। सो दिस इज डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक हैंड शेकिंग कैन communicate the disease, communicate the pathogens of this disease. Indirect contact like sharing personal items. अब देखो, लिपस्टिक जो है बहुत सारी लड़कियां एक दूसरे का लेके लगा रही है, अच्छा शेड है,
लीके लगा लेती है, तो उससे भी तो ये पर्सनल आइटम से भी के शेयरिंग से भी डिसीज होती है। अच्छा क्लोथ है, सामने वाले को स्किन डिसीज हुई है, वो आपने लेके पहन ली, होना ही होना है ना। सो ऐसे जो इन्फेक्टेड मटेरियल है सामने वाले का वो आपने यूज कर लिया तो आप में भी वो डिसीज हो सकती है। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेयरिंग पर्सनल आइटम से भी पर्सनल आइटम्स जो जिसके आप पर्सनल आइटम यूज करोगे, अगर उसको कुछ डिसीज है जो कम्युनिकेबल है तो उसके पर्सनल आइटम से भी आपको डिसीज वो पैथोजन कम्युनिकेट हो सकता है और फिर आपको डिसीज हो सकती है। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेयरिंग पर्सनल आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सो हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक शेकिंग हैंड स्प्रेड सम डिसीजेस, इनडायरेक्ट कांटेक्ट बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कैन कम्युनिकेट द डिसीज। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे डिसीज कम्युनिकेट होते हैं। अब आगे आते हैं और देखते हैं कि सम पैथोजन स्प्रेड बाय इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोस। जैसे मलेरिया का पैथोजन है वो मॉस्किटो से कम्युनिकेट होता है। मॉस्किटो जाके दूसरे एक इन्फेक्टेड आदमी है उससे उठता है और दूसरे को काट लेता है, तो वो पैथोजन उसके अंदर चला जाता है, डेंगू हो गया। तो सम पैथोजन स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज। Understanding how disease spread help us to take preventive steps। कैसे डिसीज स्प्रेड होता है ये अगर हमने जान लिया तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, कि हमको पता चल गया भाई ये सामने वाले को बीमारी है स्किन की, इसका कोई कपड़ा यूज नहीं करना है, तो कितना भी अच्छा लगे मत यूज करना। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं जब आपको ये डिसीज कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पता होगी। अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीज कम्युनिकेट हाउ डिसीज स्प्रेड, जैसे अगर हमने ये समझ लिया कि ये डिसीज कैसे फैलती है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि कैसे मुझ तक ना पहुंचे वो बीमारी, उसके लिए रोकथाम कर सकते हो, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीज कैन स्प्रेड हेल्प्स टू टेक प्रिवेंटिव measures। अब कुछ डिसीज जो है जो एयर से फैलते हैं, लेट अस सी सम डिसीज व्हिच स्प्रेड थ्रू एयर। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय वायरस अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कॉमन कोल्ड सर्दी and influenza caused by virus affecting respiratory tract। ये जो respiratory tract है इसको ही अफेक्ट करता है। सांस लेते हो इसको ब्लॉक करके रखता है कि नहीं, सांस लेने में को है मतलब ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, खांसी होती रहती है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ही वो क्या करता है, चोक करता है, ब्लॉक करता है, सो वही अफेक्ट करता है। सो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा caused by virus affects respiratory tract। आपने देखा होगा, आपको अगर सर्दी हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, गले में गले का दिक्कत होता है, खांसी आती है ना। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। तो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा जो वायरस से होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर हमला करता है और उसको ही चोक करने की कोशिश करते रहता है, और वही प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है। सिम्टम्स इंक्लूड नेजल कंजेशन, नाक के अंदर पूरा भरा हुआ रहता है, देखा रहेगा, सर्दी निकलती रहती है, कोई कोई बच्चा छींकता है, इतना बड़ा फुग्गा बना देता है। तो दीज आर द सिम्टम्स कि पूरा बलगम भरा हुआ है नाक में। इंक्लूड नेजल कंजेशन, आजकल तो क्या होता है कि नाक खोलने के लिए भी पानी के ऐसा एक लिक्विड देते हैं, नाक में डालो,
नाक की नली खुल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो कितना भी कर लो उससे उसका भी असर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, सांस लेने के लिए तो खाली कर देता है उतना। शोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी डेक, ठीक है, खांसी वगैरह आनी चालू हो जाती है, दर्द भी करता है कभी कभी, फीवर आती है, कफ हो जाता है ना, और बॉडी दुखते है कि नहीं, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है। सो दीज आर द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या क्या है? नाक भरा हुआ है बलगम से, तो नेजल कंजेशन। थ्रोट, कभी कभी ये घस जाता है थ्रोट में, है ना, तो थ्रोट, शोर थ्रोट। देन फीवर, आपने देखा रहेगा, आपको खांसी हो रही है, दुख रहा है गले में, फिर फीवर लाइक टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, है ना। फिर कफ हो जाती है, आपको कफ महसूस हो रही, कभी ना कभी सबको हुआ रहता है, ऐसा तो नहीं है किसी को हुआ नहीं होगा, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो सबको होती ही हैं। सो कफ एंड बॉडी एक मीन्स आपका शरीर पूरा दुखते रहता है, निचोड़ती रहता है एकदम, ऐसा देखा रहेगा ना, ये सब कुछ महसूस आप लोग ने किया होगा। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, कोई पूछे तो आप बता देना कि दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, जो वायरस से फैलता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे हमला करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। डैमेज क्या मतलब? अफेक्ट करता है, बेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। प्रिवेंशन इंक्लूड्स वॉशिंग हैंड्स, तो बार बार कैसे हमने सीखा था कोविड में, क्या करते थे, बार बार बोलते थे हाथ धो, साफ सुथरा रहो। सो ये सब प्रिवेंशन, अगर मुझे किसी से मैं मिल के आया हूँ या किसी को सर्दी थी और हाथ मिलाया मैंने, तो जब हाथ मिला रहे हो तो जाके सैनिटाइज करो अपने हाथ को, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना है कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेना है कि भैया हाथ हमेशा धोते रहना है, बार बार हाथ धोते रहो। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, आप अपने पर्सनल आइटम शेयर मत करो। जब उसको दोगे, उसको इन्फेक्टेड है, वो उसको इन्फेक्ट करेगा, आप वापस लोगे, यूज करोगे, यू विल गेट इन्फेक्टेड। सो पर्सनल आइटम भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। इसलिए लोग अपने पर्सनल आइटम पर्सनल रखते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या इंक्लूड करता है, कैसे प्रिवेंशन किया जाए कि आप बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो फ्रीक्वेंटली, आप अपना पर्सनल आइटम शेयर मत करो। These are the preventive measures you have to take. Then chicken pox caused by virus affecting skin, respiratory tract. अगर आपको चिकन पॉक्स होता है या किसी को भी होता है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खराब अफेक्ट करता है, और आपने देखा रहेगा स्किन के ऊपर बॉयल्स दाने दाने आ जाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स का भी चिकन पॉक्स है, यहाँ पे हम सिर्फ चिकन पॉक्स का जिक्र करेंगे। जिक्र करने पे आपको बता दूं कि हमेशा जब चिकन पॉक्स होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो क्या करेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे हमला करेगा, अफेक्ट करेगा, और आपके स्किन के ऊपर दिखाई देगा, बॉयल्स आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन ये अगर आपको चिकन पॉक्स हो रहा है तो सिम्टम्स क्या क्या हैं कि भैया थोड़ा फीवर आएगा, आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, देन इची स्किन के ऊपर खुजली होगी आपकी, रैशेस आए हुए हैं, लाल हुए रहेंगे, देन ब्लिस्टर्स, ठीक है। तो क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके कि माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेस, ब्लिस्टर्स।
ये चिकन पॉक्स के सिम्टम्स हैं। देन मीजल कॉज्ड बाय वायरस अफेक्टिंग स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो मिजल होता है, मिसल आप समझ लो चिकन पॉक्स के जैसा ही दिखता है वो। मिसल्स भी ऐसे दाने दाने बड़े बड़े से आते हैं थोड़ा बड़े बड़े दाने होते हैं उसके, आपने देखा रहेगा जो फोड़ी 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 आती है, बड़े बड़े होते हैं, वो भी वायरस से होता है और वो भी वही काम करता है, स्किन के ऊपर अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट योर स्किन एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्यूबरक्लोसिस टीबी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है और वो लंग्स पे अफेक्ट करता है। सो ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट अफेक्ट्स लंग को के ऊपर अफेक्ट डालता है। बहुत सारे पहले तो यार ये तो वैसे भी ट्यूबरक्लोसिस बोलते थे कि ये मतलब जिसको जो भी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसके आसपास में लोग भी नहीं भटकते थे। पहले इसको इतना डेंजरस बीमारी माना जाता था, है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रिकॉशंस उनसे लेना पड़ेगा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा, मतलब कैसा है ना, ये ऐसा भावना हो जाएगी ये किसी को हुआ है तो छुआछूत फैल गया, उसको अलग ही रखो। तो ट्यूबरक्लोसिस जो रहता है, दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया and it is affecting the lungs. It always affects the lung and it spreads through air also, air again. So symptoms include cough, fever. Again cough होता है, आपने देखा रहेगा बहुत ज़्यादा कंजेशन जाता है, खांसते रहता है ट्यूबरक्लोसिस वाला। जो टीबी वाला व्यक्ति रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है ना, बहुत वीकनेस वाले लोग को ज़्यादा जल्दी हैम्पर करता है। सो सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स हैं? कफ होते हैं, इससे फीवर आते हैं, फटीक होता है, मतलब टायर्डनेस फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना कम हो जाएगा, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी आपकी, और नाइट स्वेट्स, ठीक है, पसीना वसीना चलता रहेगा रात को। सो ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया affecting lungs. Symptoms includes cough, fever, fatigue, loss of appetite, night sweats, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। सो इससे ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया अफेक्टिंग लंग्स। सो ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है और वो किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स इंक्लूड कफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स। देन डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ऐसे डिसीज जो पानी से फैलते हैं, खराब पानी से, जो पानी कंटामिनेट हुआ है किसी डिसीज के पैथोजन से, कोई खाना या पानी जो कंटामिनेटेड है थ्रू द पैथोजेंस, ऐसे डिसीज। तो हेपेटाइटिस ए इज वन ऑफ द डिसीज विच स्प्रेड्स by contaminated water and food. So hepatitis A is caused by virus affecting liver. So hepatitis A जो है वो वायरस से फैलता है और वो लीवर को अफेक्ट करता है। वो किसको अफेक्ट करता है? लीवर को। सो सिम्टम्स इंक्लूड, अगेन इसमें जब आपको हेपेटाइटिस ए हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो सिम्टम्स फॉर हेपेटाइटिस ए विल बी फटीग, वापस से थकान, फीवर, बुखार है, लॉस ऑफ एपेटाइट, अगेन खाना पचेगा कि नहीं क्योंकि आपका लीवर जो है वो कमज़ोर हो चुका है, लीवर के ऊपर वो अफेक्ट कर रहा है। Then nausea, then jaundice, पीलिया, है ना। आपने देखा रहेगा हेपेटाइटिस ए के बाद जॉन्डिस हो जाता है कभी कभी, एंड दैट वो घातक होता है यार। जब हेपेटाइटिस ए हुआ है और उसके बाद में उसमें जॉन्डिस हो जाए तो इट्स वेरी डेंजरस। सो सिम्टम्स क्या क्या है?
कि फटीक होगा, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, देन न्यूजिया होगी, देन जॉइंडिस होगा. So these are the symptoms for hepatitis A, which is caused by virus. It affects the liver. So liver related सारे प्रॉब्लम जिसको हेपेटाइटिस ए से ए हो रहा है, तो लिवर रिलेटेड सारे प्रॉब्लम होते हैं. अब कॉलेरा कॉस्ड बाय कॉलेरा मतलब आपको पता है, ये बार बार जिसको कॉलेरा होता है उसको पेट का प्रॉब्लम हो जाता है. कॉस्ड बाय बैक्टीरिया अफेक्टिंग इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कॉलेरा हो गया तो वो इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो बैक्टीरिया से होता है. ठीक है, कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से. और वो किसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है? इंटेस्टाइन को. दिस इज वाटर बॉर्न एंड फूड बॉर्न डिसीज. आप कंटामिनेटेड वाटर या फूड से ये सब डिसीज होती है. कॉलेरा का सिम्टम्स इंक्लूड्स डायरिया, बार बार मतलब जाते रहोगे आप 2 नंबर. तो कॉलेरा हुआ तो प्रॉब्लम यही है कि बार बार डिसेंट्री होती रहेगी, बार बार डायरिया होते रहेगा, मतलब बड़ा प्रॉब्लम होती है उससे. और आप बार बार जाओगे तो डिहाइड्रेट हो जाओगे ऑब्वियसली, है ना. आप पॉटी करने बार बार जाओगे, पॉटी बार बार लगेगी तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा. पॉटी भी ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं, एकदम पानी जैसा होगा, है ना. सो सिम्टम्स क्या क्या है? डायरिया है एंड डिहाइड्रेशन उससे होता है. तो डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. देन टाइफॉइड कॉस्ड बाय बैक्टीरिया अफेक्टिंग इंटेस्टाइन. अगेन टाइफॉइड, जो बीमार होता है इंसान, टाइफॉइड का जो फैलता है वो भी कॉन्टैमिनेटेड वाटर और फूड के हिसाब से ही फैलता है. एंड टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, ये भी अपने इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है. तो इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम इंक्लूड हेडेक, सर दर्द होते रहता है. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आपको हमेशा पेट की प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसमें. फीवर एंड डायरिया. सो इसमें भी फीवर होगा, डायरिया होगा. तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है जब भी टाइफाइड हो गया. तो टाइफाइड इज कॉस्ड बाय बैक्टीरिया. इट अफेक्ट द इंटेस्टाइन, जो आपका पेट है उसको अफेक्ट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड द सिम्टम्स जो है इंक्लूड हेडेक, सर में दर्द, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम. ऑब्वियसली वो अगर इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम कर रहा है तो पेट का प्रॉब्लम वो इंक्लूड करेगा ही. तो इंटेस्टाइन डिस्कम्फर्ट, इंटेस्टाइन डिस्कम्फर्ट, देन लिवर एंड डायरिया, सॉरी फीवर एंड डायरिया. Disease spread through contaminated food and water again. So ये symptoms of diarrhea, ये वही था, उसका ही वापस से लिख दिया शायद, कि जो अपना टाइफाइड हो रहा है उसके सिम्टम्स थे हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया. एस्केरिसिस कॉस्ड बाय वॉर्म्स अफेक्टिंग इंटेस्टाइन. देखो बच्चे लोग को छोटे छोटे एस्केरिस, आपने देखे रहे कि कीड़े, पेट के कीड़े, तो दवा लेते हैं हम लोग हर 6 महीने में एक बार दवा पीते हैं. वो पीने वाला भी मिलता है, गोली वाला, बड़े लोग के लिए गोली भी मिलता है. तो एस्केरिसिस कॉस्ड बाय वॉर्म्स अफेक्टिंग इंटेस्टाइन. सो पेट में वो कीड़े फैल जाते हैं वो. ठीक है. सिम्टम्स इंक्लूड वॉर्म्स इन द स्टूल. छोटे छोटे कीड़े देखे देंगे आपने, वो चलते चलते बड़ा गंदा से दिखते हैं. तो वो मोस्टली छोटे बचपन में ज़्यादा होती है, बड़े होने के बाद देखा तो नहीं मैंने. सो एस्केरिसिस कॉस्ड बाय वॉर्म्स अफेक्टिंग इंटेस्टाइन. एस्केरिस जो होता है वो बिकॉज ऑफ वॉर्म्स होते हैं एंड इट अफेक्ट्स इंटेस्टाइन. सिम्टम्स इंक्लूड वॉर्म्स इन स्टूल. आपने देखा रहेगा सिस्टम में, ये एक सिस्टम कैसे दिखते, ये सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं इसमें, कि जब आप लैटरिंग करोगे तो उसमें कीड़े दिखेंगे थोड़े छोटे छोटे से. लूज ऑफ एपेटाइट, ऑब्वियसली कीड़े हैं पेट के अंदर तो भूख को लगने नहीं देंगे, आपका खाना खा जाते होंगे पूरा. वो पुअर ग्रोथ, जिसको एस्केरिस हो गया है उसका ग्रोथ भी एकदम रुक जाता है, रुक सा जाता है, बहुत धीमा ग्रोथ होता है बच्चे का.
क्योंकि वो पूरा का पूरा तो एनर्जी वो वर्म्स लेके जा रहा है ना। देन अब देखो, इंसेक्ट से फैलने वाला बीमारी जो इंसेक्ट से फैलता है, जैसे मॉस्किटो हो गया है ना, तो उससे जब फैलेगा तो दैट इज डिसीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। तो बहुत सारे फ्लाइज से भी फैलते हैं, बहुत सारी चीज़ों से फैलते हैं, खाली मॉस्किटो को के ऊपर दोष डालेंगे ऐसा नहीं है। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ अफेक्टिंग स्किन एंड ब्लड। सो मलेरिया जो है वो प्रोटोजुआ से फैलता है, जो किसको, ब्लड और स्किन दोनों को अफेक्ट करता है। ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो, ये किससे फैलता है, मॉस्किटो लेके आती है प्रोटोजुआ को आपके बॉडी में डालने के लिए। सो मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ एंड इट अफेक्ट्स स्किन एंड ब्लड। ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है आपके ब्लड में, मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या क्या है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये मलेरिया जो है वो एस्नोफिलस मॉस्किटो से ही फैलता है ज़्यादातर। सो सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, स्वेटिंग, पसीने होंगे बहुत ज़्यादा, ठंडी पसीना, ठीक है। शिवरिंग कोल्ड होता है इसमें भी। फिर दूसरा जो डिसीज है वो डेंगू। सो डेंगू फीवर कॉज्ड बाय वायरस अफेक्टिंग स्किन एंड ब्लड। डेंगू जो होता है वो वायरस से होता है, वो ब्लड और स्किन दोनों को अफेक्ट डालता है। ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, सिम्टम्स इंक्लूड्स, ये मॉस्किटो से ही ट्रांसपोर्ट होता है। एंड इट इंक्लूड्स फीवर, हेडेक, मसल पेन, ठीक है। तो जिसको हुआ है, मेरे को तो अभी मैं इधर से डेंगू से उभरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है भाई, बड़ा मतलब वीक कर देता है बॉडी को। कोई भी डिसीज हो तो वीक कर ही देता है, लेकिन हाँ, ये डेंगू के बाद में बड़ा बाद का भी इफेक्ट बहुत गंदा है यार। जो भी वायरल होके जाता है ना, जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो आपको और कोई भी वायरल डिसीज हो आपको, तो उसका आफ्टर इफेक्ट भी बहुत गंदा होता है यार, बहुत ज़्यादा गंदा होता है। पता नहीं, मैंने तो महसूस किया, अभी मुझे डेंगू होके गया था, तो ये महसूस तो हुई कि वीकनेस भी आ गया। एंड तो इसलिए तो बचना ही है, प्रिवेंटिव मेजर्स लो। और मतलब दोपहर के टाइम में भी आप वो मॉस्किटो से बचो यार, बहुत गंदा डिसीज है डेंगू, मलेरिया। देखो डिसीज तो सब गंदा ही है, क्या बोलूँ मैं उसमें, डिसीज तो सारे के सारे ऐसे ही हैं गंदे वाले। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लो। अब ये डेंगू से क्या होता है, ये मॉस्किटो से फैलता है, वायरल इन्फेक्शन है डेंगू। सो ये भी आपके स्किन को और आपके ब्लड को खराब कर, मतलब अफेक्ट करता है। एंड देन ये मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है। देन सिम्टम्स क्या क्या हैं, फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा। देन प्रिवेंशन इंक्लूड्स, जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं इसके लिए, किसके लिए, ये आपको डेंगू से बचने के लिए, या इंसेक्ट से जो भी डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ये सारे चीज़ों से बचना है आपको, तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। तो प्रिवेंशन इंक्लूड्स यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। तो आपको जब ये हो जाता है, मतलब होने से पहले ही हो जाएगा तो हो ही जाएगा, मच्छर काट लिया तो काट ही लिया, और आपको पैथोजन छोड़ के चला गया तो छोड़ के चला ही गया। तो उससे अच्छा कि आप जब भी सो रहे हो तो मॉस्किटो नेट लगाओ। गांव में तो सब लोग लगाते हैं, यहाँ पे शहर में ही मैंने देखा है कि बहुत कम लोग लगाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं। तो गांव में आपको बता दूं कि गांव में मोस्टली वो नेट वाला जो सिस्टम है, क्योंकि उधर बहुत ही मच्छर होते हैं यार, गंदे वाले। एक बार मैं गांव गया, अभी लास्ट ईयर गांव गया था मैं, इतने मच्छर यार,
मतलब कान के अगल बगल में घूमते रहेंगे टैं। बहुत गंदा वाला मच्छर रहता है यार उधर, वो काटता है, फुला देता है पूरा। जंगली मच्छर है, मच्छर में भी वैरायटी होती है देखो, तो एकदम फुला देता है एकदम काट काट के। सो आपको एक तो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर सकते हो आप, वो मिलता है ना ओडोमोस वगैरह, वो लगा सकते हो। अच्छे अच्छे मॉस्किटो रिपेलेंट भी मिलते हैं। तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट भी मिलते हैं, वो यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के ऊपर। या आप मॉस्किटो नेट लगा दो, या इंसेक्ट नेट लगा लो, उसको मॉस्किटो नेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो उस इससे बचाव, इंसेक्ट से बचाव आपकी हो सकती है सोते वक्त। वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ एंड कंट्रोलिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग। सो आप देखोगे कि कहीं पे भी खुले में पानी मत रखो। उधर जो अच्छे पानी होते हैं ना, उसमें ये डेंगू वाले मच्छर पैदा होते हैं, है ना। पानी जब फ्रेश रहता है, फ्रेश वाटर जो खुला में है, उसके अंदर डेंगू वाले मच्छर पैदा होंगे। इसलिए कभी भी देखो किसी को डेंगू होके गया ना, तो वो म्यूनसिपालिटी वाला आता है चेक करने के लिए, इसके पास, इसके आसपास में कहीं इसके घर में कहीं खुला ड्रम तो नहीं है जहाँ पे फ्रेश वाटर है स्टोर्ड। तो वो देखते हैं, बताते हैं कि ये सब हटाओ, ये सब खाली करके रखो, या ये सब साफ करके रखो। सो वो ज़रूर बताते हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि, क्योंकि उसमें ही वो मच्छर जो है, जो डेंगू वाले मच्छर है, वो पैदा होते हैं फ्रेश वाटर जो रखा हुआ है, अच्छे पानी में ही होंगे। सो वो देखना है। तो कंट्रोल करना है मॉस्किटो ब्रीडिंग आपके घर में या आसपास में। एंड मच्छर से बचने के लिए या इंसेक्ट से बचने के लिए आप फुल स्लीव्स का ड्रेस पहन सकते हो, है ना। तो मच्छर काटने से बच जाएगा कम से कम। कीपिंग आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ है, आप अपने आप को क्लीन रखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लीन रखना है, और सराउंडिंग क्लीन रखना है। अगल बगल का चीज़ है, घर के आसपास घर आपको क्लीन रखना है, ताकि उसमें कोई भी इंसेक्ट ना आए। कचरे वाली चीज़ मत रखो। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कचरा क्लीन रखना है आप लोगों के इधर, ताकि फ्लाइज ना आए, मच्छर ना आए, कोई भी इंसेक्ट्स ना आए। सो कीप आवर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन। अब सर्दी हुई है, हाथ भी नहीं धो रहे हो, तो बार बार होगी ना आपको। तो जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो साफ सुथरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो आप हमेशा ये प्रैक्टिस करो, साफ सुथरा रहना वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे प्रिवेंट्स मेनी डिसीजेस। तो आपको, आप अगर पर्सनल हाइजीन रखते हो, तो बहुत सारे बीमारी से तो ऐसे ही बच जाओगे। देखा है ना, देखा रहेगा आपने, हर एक जगह लिखा रहता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्यों लिखा रहता है? क्लीन नहीं रहोगे, अलग अलग बीमारियां होंगी, अलग अलग बीमारियां होंगी, तो वैसे ही आपको, आपकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी। बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे हो गई फिर? यार जो क्या है ना, कुछ जब फैलता है ना, मॉस्किटो का जब हमला होता है तो हो जाता है, बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आप बचा सकते हो, उतना तो बचा ही सकते हो। तो वही बताया कि बेसिक प्रैक्टिस हाइजीन एवरी डे वो इम्पॉर्टेंट है। उस वो जब पर्सनल हाइजीन रखोगे बहुत सारी चीज़ों में, तो वैसे ही बहुत सारी डिसीजेस आपको नहीं होंगी। चांसेस डिक्रीज करो, मतलब मेरा बेसिकली मोटो यही है ना, कि ये चैप्टर का भी मोटो यही है कि डिसीज़ होने का जो चांसेस है, इफ़ यू नो अबाउट द डिसीज़, कैसे प्रिवेंट, मतलब कैसे अपने आप को प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो डिसीज़, ताकि वो डिसीज़ ना हो, उसके बारे में ही चैप्टर है। तो परसेंटेज आप बढ़ाओ कि अपने आप को ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वही आपको परसेंटेज बढ़ाएगा।
ठीक है, चलिए। वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर रिमूव्स पाइथोजन। बार बार आप हाथ धोते हो, आपने देखा रहेगा कोविड-19 के दौर में, बहुत ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, 2 साल होके गए, तो आप सब लोग वाकिफ हो गए वो कोविड-19 का दौर। जब कोविड-19 सबको फैला था तो बार बार टीवी में एक ही चीज़ आता था, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। फिर उसके बाद में हम लोग क्या क्या यूज़ करते थे, वो सैनिटाइज़र, अलग अलग सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, कहीं भी जाते थे कुछ भी टच करता सैनिटाइज करो। और हर एक जगह आज उस टाइम ऐसा था कि वो सैनिटाइज़र लगा के रख दिया था, कहीं एंट्री करना तो मास्क। तो कफ एंड कोल्ड हुआ तो मास्क आप पहन सकते हो हमेशा, ताकि दूसरे को फैले नहीं, या आप पहनो, आप धूल से भी बचोगे एंड सामने वाले को हुआ है उससे भी बचोगे। तो पहनना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आप मास्क लगा सकते हो, मास्क लगाओ एंड हाथ बार बार धोते रहना है। तो वॉशिंग हैंड, वो सोप क्या करता है, वो पाइथोजेंस को अपने हाथों से हटा देता है। तो वॉशिंग हैंड्स विद सोप वाटर और रिमूव्स पाइथोजन। कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफ और स्नीजिंग। जब आप कफ करते हो तो हाथों से ढको, नाक को ढको, मुंह को ढको बाई योर हैंड्स वाइल कफिंग। जब आप कफ करते हो और या स्नीज करते हो तो हाथ से अपने नाक और मुंह को ढको, ताकि सामने वाले के पास न चला जाए। कोई कोई होता है छींक देता है जोर के, सामने वाले के ऊपर आधा पानी उड़ा देता है, ऐसा होता है। लेकिन उसको पता नहीं कि वो बहुत सारे उसके खुद के जो जर्म्स है वो सामने वाले को दे रहा होता है। तो ऐसे लोगों से बचो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, उसे सर्दी हटाया लगा दिया, सर्दी हटाया की तरफ पोंछ दिया, ये सब बैड हैबिट्स है, मत करो। बहुत सारे लोग नाक लिया ऐसा छिड़क दिया इधर बगल में, अरे यार इससे कितना चीज फैलेगा वो सोचो ना। आप हैंडकरचीफ कैरी करो। तो हैंडकरचीफ आप छींकते भी हो तो हैंडकरचीफ लो, छींको, हैंडकरचीफ में लगा रहेगा, सब जगह नहीं फैलेगा ना, कम से कम। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। वेयरिंग मास्क इज इन क्राउडेड प्लेसेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इसलिए मैंने पहले बताया था, क्राउड प्लेस पे जब जा रहे हो, बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो, तो कोई ना कोई इन्फेक्टेड रहेगा, छींकता रहेगा इधर उधर, और वो लगाता रहेगा इधर उधर। तो आप एक काम करो, उससे अच्छा कि जब वो एयरबॉर्न डिसीज से थोड़ा बचने के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन ले लो, एंड जब हेवी क्राउड में जाते हो आप तो मास्क लगा के जाओ। मार्केट एरिया में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो, तो ये सब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, नाके पे जा रहे हो अपने, तो ये भीड़ भाड़ वाले इलाके, और यहाँ पे आपको मास्क लगा के जाना है ताकि आप बच सके हो, है ना। तो मोस्टली आपको बता दो कि आपको बचने के लिए आप मोस्टली मास्क का यूज़ कर सकते हो भीड़ भाड़ वाले इलाके पे जब जाओगे तब। तो वेयरिंग मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स। बार बार बताता हूँ मैं आपको, आपके जो पर्सनल आइटम्स है वो दूसरे के साथ शेयर मत करो। उसको जो डिसीज रहेगी आपको भी वो आ जाएगी। कपड़ा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, जो टॉवेल यूज़ करते हैं दूसरे का, नहाने गए कहीं और दूसरे का टॉवेल यूज़ कर रहे हैं, टॉवेल लेके नहीं गए, भूल गए हैं, तो अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम लाइक टॉवेल एंड हैंडकरचीफ। ठीक है। कीपिंग होम फूड एंड वाटर क्लीन। अपने घर को साफ सुथरा रखो, फूड जो खाना खाते हो वो साफ सुथरा रखो, एंड जो पानी पीते हो वो साफ सुथरा होने चाहिए। जब ये होगी तो आप डिसीज से बच सकते हो। सो ये सिंपल कदम आपको उठाने हैं ताकि ये डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। कीप योर होम फूड एंड वाटर क्लीन। खाना, पानी और जहाँ पे रहते हो सब क्लीन करके रखो, क्लीन रखो।
ताकि ये संभावना कम हो जाए कि आपको डिसीज हो। तो दिस इज अ प्रिवेंटिव मेजर। स्टेइंग होम एंड रेस्टिंग वेल व्हेन अनवेल हेल्प्स रिकवरी। तो जब भी आप बीमार हो तो घर में रहो, बाहर जाओगे तो और ज़्यादा सबको फैला के आओगे, वैसा काम मत करो। सो बीमार हो तो घर में रहो, ये इससे आपको जो रिकवरी का रेस्ट समय मिलेगा वो भी अच्छा मिल जाएगा, आप रिकवर कर जाओगे जल्दी। नहीं तो बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, यार मेरे को तो बीमार है सबको बताओगे, सबको फैला के भी आ रहे हो। तो जब भी आपको बीमार है या कुछ डिसीज है तो आप घर में ही रहो ताकि वो फैले भी नहीं और रिकवरी में भी आपको हेल्प करे। आप जितना रेस्ट करोगे उतना ज़्यादा रिकवरी अच्छी हो जाएगी आपकी। पैरासाइटिक डिसीजेस जो पैरासाइट से होते हैं, जैसे आपने देखा आपको जो वॉर्म्स है पेट में होते हैं, खुजली भी क्रिएट करते हैं ऐसे जगह पे खुजली क्रिएट करते हैं यार, पूछो मत। सो वॉर्म्स जो रहते हैं दैट यूज आवर फूड, जो हमने खाया है वो एनर्जी उन लोग यूज करते हैं, वो फूड को उन लोग भी खाते हैं। तो ये हमारे यहाँ हमारे अंदर रह भी रहे हैं। दे आर गेटिंग शेल्टर फ्रॉम आवर बॉडी, आवर स्टमक एंड दे हार्म एज वेल। तो जो होस्ट बॉडी है, जैसे कि हम, वहां पे वो रहते भी हैं और उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर पैरासाइट, दैट्स व्हाई दे आर पैरासाइट। तो पैरासाइट होता क्या समझा ना, कि होस्ट बॉडी में रहेगा और उसको नुकसान भी पहुंचाएगा, तो उसको पैरासाइट। सो कुछ डिसीज जो हैं वो पैरासाइट से भी होते हैं, जैसे कि वॉर्म्स देखा हमने जो पेट में एस्करिस हुआ था। तो सम इन्फेक्शंस डिसीज कॉज्ड बाय worms living inside body, especially in digestive system where they feed on nutrients. So सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पहुंचाते हैं, पाचन क्रिया को पहुंचाते हैं, पाचन तंत्र को पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट इसको ही करते हैं। वो अपना न्यूट्रिएंट जो अपन ने खाया वो खाता भी है, यूज भी करता है, तो वो उसके ऊपर ही जिंदा रहता है। तो जब वही पूरा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है अपने बॉडी का, जो अपने बॉडी के लिए ज़रूरत है, तो अपना बॉडी कैसे बढ़ेगा? समझ रहे हो बात को? तो वो न्यूट्रिएंट लेता है, फिर अंडा देता है, यही काम है उसका। सो स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर they feed on nutrition, इसके ऊपर वो some infection disease caused by the worms living inside the bodies, especially in digestive system where they feed on nutrition. Lives as parasite organism that live in our on other living organisms or other living beings. तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर ये बाकी सब जीव के ऊपर रहते हैं, जैसे कि लाइस हो गया, इंसेक्ट, ये जो सर के अंदर जुए होते हैं, पैरासाइट, उससे भी डिसीज होती है, स्किन डिसीज होती है, ठीक है। सो दे लीव्स ऑन आवर बॉडी एंड दे हार्म अस आल्सो। वो फीड करते हैं किसके ऊपर? खून के ऊपर, खून चूसते हैं अपना हेड से। सो ये बात ध्यान में रखो। वर्म स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल। ये जो वर्म्स होते हैं वो 3 चीजों से फैल सकते हैं। एक तो खाना गंदा खा रहे हो आप, कंटामिनेटेड खा रहे हो, वाटर जो है कंटामिनेटेड हो उससे भी फैल सकता है, वो भी उससे भी एंटर कर सकता है अपने बॉडी के अंदर, या सॉइल से भी एंटर कर सकता है अपने बॉडी पे। सो वर्म स्प्रेड थ्रू, ये जो वर्म्स होते हैं, जो पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं,
वो कहाँ किस किस माध्यम से अपने बॉडी में फैल सकते हैं? फूड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से। ऑल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल। तो कोई इंसान को, जैसे कि लाइस, जो जुए हैं दूसरे को है और आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी हो जाएगा। सो दे ऑल्सो, दिस पैरासाइट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पीपल, या फिर कोई जानवर के साथ जिसको जानवर को हुआ है, उससे भी आपके बॉडी में आ सकता है। अब जैसे आपको देखो, गाय को जब गांव में जाओगे तो उनको ना छोटे छोटे से कीड़े उसके ऊपर चिपके हुए थे बाल के बीच में, पकड़ के एकदम। हमारे इधर अटगोरवा कुछ बोलते हैं उसको शायद। तो वो सब चीजें है ना, तो वो सब गाय भैंस से भी फैलते हैं, तो एनिमल से भी फैल सकते हैं, इन्फेक्टेड एनिमल से भी फैल सकते हैं, या इन्फेक्टेड पीपल्स, इंसानों से भी फैल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज, जो आपके लाइफस्टाइल से ये कम्युनिकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी रहन सहन होगी उससे जो डिसीज उत्पन्न होगी, दैट इज लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, लिंक्ड विथ लाइफस्टाइल। जैसे आपकी रहन सहन है उसके ऊपर डिपेंड करेगी ये सब टाइप की डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा। कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा जो है वो आपके लाइफस्टाइल के साथ लिंक्ड रहता है, एंड दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा linked to lifestyle, also linked to diet and environmental factors. They are also linked with diet, जो खाना खाते हो, और जो भी environmental factors है उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब कैंसरस फूड खा रहे हो या इन्फेक्टेड एरिया है, मतलब कैसा, जिसके ऊपर एटम बम गिरा हो, जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी, जिसके ऊपर जो आपने देखा रहेगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जहाँ पाए जाते हैं, या दैट एरिया इज इन्फेक्टेड बाय दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ऐसे एरिया में, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप रहते हो तो भी आपको कैंसर हो सकता है। सो कुछ डिसीज़ें हैं जो कम्युनिकेबल नहीं है, इंसान से इंसान को नहीं फैलता, या ऑर्गेनिज्म से इंसान को नहीं फैलता, बट ऐसे डिसीज़ हैं जो आपके रहन सहन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके खान पान पर डिपेंड करते हैं। बहुत ही ये सब जो डिसीज़ है ना, बहुत क्रॉनिक है यार, बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जाती नहीं जल्दी। वो कंट्रोल कर सकते हो आप, जाती नहीं है वो सब चीज़ें, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस डिसीज़। अगर आपने ध्यान सही नहीं दिया तो वो आपके लाइफ को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, ये सब जो डिसीज़ हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रह जाती हैं, और इसका आप प्रिकॉशंस ही ले सकते हो, इसको कंट्रोल ही कर सकते हो, हमेशा के लिए गायब नहीं कर सकते उसको, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल, कैसी आपकी रहन सहन है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ डिसीज इज ऑल्सो लिंक्ड विथ योर डाइट। आप खान पान कैसी है आपकी, आप कौन से वातावरण में, कैसे वातावरण में रहते हो, ये फैक्टर के ऊपर भी आपको ये डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज करंटली दिस लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीज़ है, जो नॉन कम्युनिकेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मौतें जो इंडिया में हो रही हैं वो इसी डिसीजेस से हो रही हैं। डिसीज लाइक कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा,
जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो आपके रहन सहन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है इंडिया में, वो यही डिसीजेस से हो रही हैं। तो लाइफस्टाइल सही करो, हेल्दी करो। इसलिए हमने हेल्दी पर्सन का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था कि जब आप हेल्दी पर्सन बनोगे, आप खान पान सही रखोगे, जीवन शैली सही रखोगे, तो ये सब डिसीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जो क्रोनिक डिसीज है, जो लॉन्ग टर्म तक चलती है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। डेफिशिएंसी डिसीज caused by lack of specific nutrients। कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होने से कुछ डिसीजेस हो जाती हैं, तो दैट इज डेफिशिएंसी डिसीज। तो डेफिशिएंसी डिसीजेस caused by lack of nutrients, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होने से आपके बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो कुछ डिसीजेस होती हैं। So that disease is known as deficiency diseases caused by lack of some nutrients. Examples: scurvy, anemia and goiter। ठीक है। क्रोनिक डिसीजेस जो बहुत टाइम तक रुकती है, 3 मंथ से ज़्यादा जो डिसीज चलती है, दे आर नोन एज क्रोनिक डिसीजेस। ठीक है। तो कोई बोले कि क्रोनिक डिसीजेस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जो भी डिसीज लॉन्ग टर्म तक चलती है, 3 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन चलती है, दैट टाइप ऑफ डिसीज इज नोन एज व्हाट? क्रोनिक डिसीजेस। तो डिसीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा ऑफन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सो जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, इंसान में रहती है। और तो दैट दिस टाइप ऑफ डिसीज आर नोन एज क्रोनिक डिसीजेस। मोर देन 3 मंथ्स का ड्यूरेशन जो भी डिसीज को होता है, सो मोर देन 3 मंथ ड्यूरेशन आर कॉल्ड दिस द डिसीज विच लास्ट फॉर मोर देन 3 मंथ ड्यूरेशन इज अ क्रोनिक डिसीज। ठीक है। तो दिस डिसीज लाइक डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, दे लास्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो ये 3 मंथ से ज़्यादा दिक्कत देता है। अब तो मैं तो बोलूँ ये तो सालों साल, तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा अगर हो गया तो। सो दैट कैन बी कंट्रोल्ड, बट टोटली इरेडिकेट कर दिया जाए ऐसा नहीं हो सकता आपकी बॉडी से। सो कंट्रोल में जिया जा सकता है, कंट्रोल करके जिया जा सकता है उसको। सो डायबिटीज इज अ कॉमन डिसीज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं। आपको ये सुन के अचंभा होगा, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल इतनी फेवर करती है डायबिटीज होने के लिए, डायबिटिक होने के लिए, कि क्या ही बताएं। सो डायबिटीज क्योंकि हमारे खाने पे तो कंट्रोल ही नहीं है ना। साउथ इंडियन फूड आर वेरी हेल्दी फूड, बॉइल्ड फूड है, बट हमारे नॉर्थ इंडियन फूड इज जंक फूड टाइप्स है, ज़्यादा फैटी फूड है। सो इट फेवर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा हम ऑयली खाते हैं। अच्छा तो लगता है, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो डायबिटीज इज अ कॉमन डिसीज बिकमिंग more prevalent. India has one of the highest number of people with diabetes. India has one of the highest number of people with diabetes. India में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। कमाल की बात है। Develops due to hormonal imbalance and unhealthy eating habit. जैसे कि मैंने बताया, ये डायबिटीज जो है वो होता ही अनहेल्दी ईटिंग से है सबसे ज़्यादा। सो डेवलप्ड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ऑल्सो कॉज्ड बाय लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड बीइंग ओवरवेट। फिजिकल एक्टिविटी हम कम करते हैं,
वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गई हमारी, खान पान ऐसा ही है, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं। तो ये होता क्यों है? बिकॉज हम खान पान खराब है हमारा। अब खान पान खराब रहेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो इम्पोर्टेंट, ये तो होना ही होना है। सो ये जो डायबिटीज है, दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस एंड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट। जो खाना खाते हो वो खराब तौर पे खाते हो और हमारा हार्मोनल जो है वो हमेशा इम्बैलेंस रहता है। देखो खाना खराब खाओगे मतलब अनहेल्दी खाओगे तो ऑब्वियसली खराब खाना मतलब अनहेल्दी खाना है। तो जब अनहेल्दी खाना खाओगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना ही होना है। ये सब चीज़ें होंगी तो भाई डायबिटीज़ होना ही होना है। और खा खा के बॉडी पे ध्यान देते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते तो ओवरवेट हो जाता है। ओवरवेट से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ओबेसिटी, मोटापा, ये भी तो डिसीज ही है ना मोटापा। सो मोटापा कॉज्ड बाय पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करने से और खान पान खराब होने से मोटापा बढ़ता है। खाते जा रहे जो बैलेंस डाइट होना चाहिए नहीं है। सो ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा होती है हमारे इंडिया में, दैट इज ओबेसिटी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। दिस इज कॉज्ड बाय द पुअर डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। जब आप बैलेंस डाइट लोगे ये हटाया जा सकता है। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, जब आप वर्जिश करोगे, हमेशा एक्सरसाइज करोगे, जिम जाओगे, मेहनत करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, डाइट बैलेंस हो जाएगी आपकी। बैलेंस डाइट करोगे, लोगे मतलब खान पान सही रखोगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो इसको, मोटापे को, ओबेसिटी को कम किया जा सकता है। डायबिटीज सिम्टम इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब में जा रहा है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, प्यास लग रही बहुत ज़्यादा, लॉस वेट हो रहा है, वेट का लॉस हो रहा है। सो डायबिटीज़ का क्या क्या सिम्टम्स है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, वेट लॉस। ऑल्सो इंक्लूड टायर्डनेस, हमेशा अरे यार बहुत आराम करने का मन कर रहा है, मतलब हमेशा वो टायर्ड रहेगा इंसान। तो दिस इंक्लूड्स टायर्डनेस एंड स्लो हीलिंग ऑफ वुंड। अगर डायबिटीज हो गया तो कोई भी घाव है जल्दी नहीं भरता, ठीक है। सो सिम्टम्स क्या क्या हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, वेट लॉस, then tiredness and slow healing of wound. Then high blood pressure affect many people. Blood pressure high है, गुस्सा आते रहता है। So this is non-communicable disease. High blood pressure ये भी अफेक्ट करता है people, हर एक जीवन में, हर एक जिंदगी को। लाइफस्टाइल चेंज कैन हेल्प प्रिवेंट मैनेज दिस डिसीजेस। ये डिसीज को इरेडिकेट तो नहीं कर सकते लेकिन मैनेज किया जा सकता है आप लोग के द्वारा, कि लाइफस्टाइल को चेंज करो, सही करो, खान पान सही रखो, बैलेंस डाइट रखो, एक्सरसाइज रेगुलरली करो, आपका लाइफस्टाइल सही रखो, तो ये डिसीजेस को, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो हैं वो आप कम कर सकते हो, कंट्रोल में रख सकते हो, अपने मुट्ठी में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कर रहा हूँ कि जितना भी आपने आज टॉपिक्स पढ़े ज़रूर आपको इजीली समझ में आया हो, आपने लिखा भी हो, ये भी होप कर रहा हूँ। तो ज़रूर एक बार शेयर कर देना। भैया अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना। लाइक करने के बाद शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। शेयर करो अपने अपने मित्रों को, अपने अपने दोस्तों को। एंड
कमेंट करके जाओ, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।